डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। क्लासेस कैसा चल रहा है और अभी तक आप सभी की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची? क्या सारे क्लासेस समझ में आए? कोई डाउट है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर दे दिया गया है, यू कैन आस्क एनी टाइम। हम आप स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक विच इज आवर फ्लड। बाढ़। फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ आ जाना। जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है। ये डायग्राम में ये क्या है? एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। एक रिवर फ्लो कर रही है और ये सारे जो एरियाज हैं वो रिवर के अगल बगल वाले एरियाज हैं। तो दिस इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर बैंक, है ना। बैंक ऑफ रिवर, रिवर का किनारा। मान लीजिए आपने देखा होगा जब भी बाढ़ वगैरह आता है उस समय क्या होता है? जब भी आता है बाढ़ वगैरह किसी इलाके में, उस समय पूरा का पूरा ये एरिया जो है ना पानी के अंदर कभी कभी डूब जाता है। इट गेट्स सबमर्ज्ड, है ना। अगल बगल भी पानी चला जाता है, बैंक वगैरह तो पूरा पानी के अंदर डूब ही जाता है। तो ऐसे सिचुएशन होते हैं, है ना। तो इसको, ये जो एरिया डूब जाता है बाढ़ के अंदर, उसको फ्लड प्लेन कहा जाता है। इट इज योर फ्लड प्लेन, मतलब बाढ़ के पानी के कारण एरिया हो गया उसके अंदर सबमर्ज। समझे? तो बाढ़ आना अच्छा बात है क्या? नहीं, अच्छा बात नहीं है। इस कारण से अगल बगल के एग्रीकल्चरल लैंड में ज़्यादा पानी चला जाने के कारण उनका क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। बहुत तरह के जान माल का हानि होता है ना। तो इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। सो हम यहाँ पे फ्लड वाला चैप्टर जो पढ़ेंगे, इसमें हम बेसिकली ये कैलकुलेट करेंगे कि ड्यूरिंग फ्लड, जब भी बाढ़ वगैरह आती है, हमको ये एनालिसिस करना है कि व्हाट इज द पीक डिस्चार्ज वैल्यू, क्यूपी, है ना। यही हमारा अल्टीमेट एम है कि फ्लड फ्लो के टाइम पे व्हाट इज पीक फ्लो, पीक फ्लो ड्यूरिंग फ्लड। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लड एनालिसिस में। हमको ये कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज को हम समझेंगे। आपसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो फार्मूला बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर फार्मूला जो है किस लिए यूज होता है, तो आपको वो नाम मालूम होना चाहिए, है ना। वो फार्मूला का वैल्यू भी मालूम होना चाहिए, फार्मूला कैसा है, फार्मूला किस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो चीज भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है फ्लड का। फ्लड इज द सिचुएशन, ये एक तरह का सिचुएशन है, कैरेक्टराइज्ड बाई हाई स्टेज। स्टेज मतलब क्या होता है? स्टेज मतलब लेवल ऑफ वाटर। ये स्टेज अगर मैं बताऊं, एक्चुअली स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट या फिर हाइड्रोमीट्री का एक चैप्टर होता है यहाँ हाइड्रोलॉजी के अंदर। और मान लो वो उसमें क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए रिवर का बेड है, दिस इज बेड ऑफ रिवर। तो रिवर में जो फ्लो हो रही है, लेट्स सपोज इस रिवर में ऐसा इस तरह से फ्लो हो रही है, तो ये वाटर लेवल एट डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। तो स्टेज का मतलब कुछ नहीं होता है डियर। कोई भी एक सेक्शन ले लो, लेट्स सपोज दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2। तो एट डिफरेंट सेक्शंस व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो इन रिवर, है ना। डेप्थ ऑफ फ्लो, वाटर सरफेस का लेवल क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो, इसी को हम कहते हैं स्टेज, है ना। इसी को कहा जाता है स्टेज, डेप्थ ऑफ फ्लो मेजरमेंट। तो देखो अल्टीमेटली अगर हम डेप्थ ऑफ फ्लो मेजर कर लेंगे तो यहां से हमको डिस्चार्ज मालूम हो जाएगा। कैसे कैसे मालूम होगा? डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, रिवर पे, ये जो सेक्शन मैंने कंसिडर किया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा। लेट्स सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन एरिया है इस रिवर का, मान लो ऐसा कुछ है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो हो रही है इसका स्टेज आपने मेजर किया हुआ है। लेट्स सपोज दिस स्टेज इज योर वाई, ठीक है। तो आपको डेप्थ ऑफ फ्लो तो मालूम है, एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है। मान लीजिए यहाँ से जो फ्लो निकल रही है इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है v। ये जो v वेलोसिटी हम लेते हैं माय डियर, वी टेक ऑलवेज, हमेशा जब भी कैलकुलेशन करेंगे एवरेज वेलोसिटीज, याद रखना ये सब कुछ होता है एवरेज, ठीक है। ये v भी हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो लेट्स सपोज ये जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो है इट इज योर v। जस्ट ए मिनट, थोड़ा इरेज कर ले। इट इज योर v, ठीक है। v आपको मालूम, बस हमको एरिया मालूम करना है। तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करने के लिए इसका साइड स्लोप वगैरह का वैल्यू दिया रहेगा, मान लो ऐसा 1:n, इस तरह से 1:2, 1:3, जो भी साइड स्लोप का वैल्यू है वो साइड स्लोप का वैल्यू को कंसिडर करते हुए डेप्थ ऑफ फ्लो आपके पास है ही। डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल कैलकुलेट व्हाट, क्योंकि हम जो ये एरिया लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो लिखेंगे कि कितने पर्टिकुलर एरिया में वो फ्लो कर रहा है, जितने पर्टिकुलर एरिया में पानी फ्लो कर रहा है वही एरिया तो हमको कंसिडर करना है ना, है ना। जो क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो नहीं हो रहा है वो कंसिडर नहीं करना है, जितने एक सेक्शन में फ्लो हो रहा है दैट इज वी हैव टू कंसिडर। क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकाली? डिस्चार्ज निकाली, किसकी? वाटर की।
वेल आ गई थी हमको खांसी, ठीक है। तो कहाँ हम बात कर रहे थे कि हमको क्या मेजर करना है, डिस्चार्ज निकालनी है ना। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में फ्लो हो रहा है उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसिडर करेंगे, समझ गए, मोटा मोटी आइडिया हो गया। तो अल्टीमेटली ये चीज मेरा एम है। और हाइड्रोलॉजी के केस में, फ्लड के केस में, इसको कैलकुलेट करने के लिए, पीक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट वैज्ञानिक आए और डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज को दिया है। तो उन फार्मूलाज को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला, हेडिंग डालो रैशनल मेथड, या फिर रैशनल मेथड को यूज करके जो फार्मूला निकल के आता है उसको हम कहते हैं रैशनल फार्मूला, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फार्मूलाज टू कैलकुलेट पीक फ्लड, सबसे पहला फार्मूला रैशनल मेथड या फिर रैशनल फार्मूला। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से, इसमें QP इक्वल टू पीक डिस्चार्ज है ना। ये डिस्चार्ज का जो यूनिट आपको निकल के आएगा, ये यूनिट होती है इसकी इंपेरिकल फार्मूला से, ये सारे ध्यान रखिएगा, दिस ऑल आर इंपेरिकल फार्मूलाज, मतलब इन फार्मूलाज को डिराइव नहीं किया जाता। इंपेरिकल फार्मूलाज जो होते हैं उसको डिराइव नहीं करते, ठीक है। वो साइंटिस्ट अपने रिसर्च वगैरह करने के बाद फिर वो पब्लिश करते हैं जनरल रिसर्च पेपर, तो उनको डायरेक्टली हम यूज करते हैं एट डिफरेंट लोकेशंस विद सम मॉडिफिकेशंस, ठीक है। लेकिन ये रैशनल फार्मूला या फिर रैशनल मेथड जो है, ये भी एक तरह का इंपेरिकल फार्मूला है। ये एक तरह का इंपेरिकल फार्मूला तो है, लेकिन इसको मैं डिराइव कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसका डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है। इट कैन बी डिराइव्ड, ये उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। अगर चाहेंगे तो आप हम करके दिखा देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है आपके लिए। तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से ये आपकी यूनिट आ जाएगी। तो 1/36 के PC इंटू ए, इसमें ये जो के है इसका मतलब होता है रन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता रन ऑफ कोफिशिएंट का। PC जो है इट इज क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में, ठीक है। और ए जो है इट इज कैचमेंट एरिया, मैं पहले लिख देता हूं। तो के क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट। रन ऑफ कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बताया था, याद करिए कैसे निकालते थे इसका रिलेशन। रन ऑफ और रेनफॉल के बीच में क्या रिलेशन था, टोटल रन ऑफ जितना भी आपको मिल रही है, ठीक है, इट इज इक्वल टू रन ऑफ कोफिशिएंट इनटू रेनफॉल, है ना, प्रेसिपिटेशन इनटू प्रेसिपिटेशन। ये थी रेनफॉल और रन ऑफ के बीच का रिलेशनशिप। क्रिटिकल रेनफॉल, ठीक है, क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी कह लो, ये सेंटीमीटर पर आवर में, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी। नाउ एरिया, ए क्या है, कैचमेंट एरिया, ये आपका हेक्टेयर में यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपको लेना होता है हेक्टेयर में। अब देखिए ये जो रैशनल मेथड है, रैशनल फार्मूला, ये बहुत छोटे छोटे कैचमेंट एरिया के लिए अप्लीकेबल है। ये चीज पूछेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, दिस रैशनल फार्मूला इज अप्लीकेबल फॉर स्मॉल कैचमेंट एरियाज। स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, बड़ा कैचमेंट एरिया है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो कैचमेंट एरिया स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, एक लिमिट तो होना चाहिए, तो बिल्कुल एक लिमिट है। अगर आपका कैचमेंट एरिया इज लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर है, 50 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ही आप यूज करेंगे दिस रैशनल मेथड को फ्लड, पीक फ्लड के वैल्यू को निकालने के लिए। पहला पॉइंट तो ये, और ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूं कि एक तो बताया मैंने स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए है, इसी रैशनल मेथड का, रैशनल फार्मूला का बारे में बता रहा हूं कि ये इक्वेशन जो इन्होंने दिया है ना, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन योर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, है ना, TR, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन व्हाट, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे TR क्या है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, ड्यूरेशन ऑफ, तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस फॉर्मूला कि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल मस्ट बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल तो आप समझ रहे हैं, किसी एक कोई एक कैचमेंट एरिया है, मान लीजिए ये कोई कैचमेंट एरिया है, ठीक है। तो इस कैचमेंट एरिया में कितने समय के लिए रेनफॉल हुआ, मान लीजिए 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी समय के लिए रेनफॉल हुआ होगा, दैट इज योर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। अभी इस कैचमेंट एरिया का एक ना एक आउटलेट होगा, है ना, आउटलेट मतलब रिवर वगैरह, मेन स्ट्रीम वगैरह होगी, ठीक है, जहां पे आप गेजिंग कर रहे होंगे, स्टेज मेजरमेंट कर रहे होंगे, जहां पर आप पीक फ्लड निकालने का कोशिश करोगे। तो लेट्स सपोज दिस इज द आउटलेट पॉइंट, आउटलेट पॉइंट, है ना, जहां पे आप गेजिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, समझिए
इस कैचमेंट एरिया में, ये आपका क्या है, कैचमेंट एरिया, ठीक है, दिस इज योर कैचमेंट एरिया। इस इतने बड़े कैचमेंट एरिया में, ओके, इतने बड़े, कितना बड़ा, ऑब्वियसली ये रैशनल फार्मूला यूज कर रहे हैं तो ये 50 किलोमीटर स्क्वायर से कमी होगी। अच्छा, 50 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, चलो इस पे आते हैं, बाद में आते हैं इससे कमी होगी, तो ये मेरे को बताओ टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है। सुनो, इतने बड़े कैचमेंट एरिया में से तो जो सबसे दूर वाला पॉइंट होगा, मतलब आउटलेट से जो सबसे दूर वाला पॉइंट है इस कैचमेंट एरिया का, लेट्स सपोज मेरे को तो ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट है ना, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट है ना, एक्सट्रीम पॉइंट या फिर फारदेस्ट पॉइंट, मतलब सबसे दूरी पे जो पॉइंट है। तो यहां पर भी तो बरसात हुई होगी, तो यहां पे जो बरसात का पानी आया है, ये पानी को कितना समय लगता है आउटलेट तक पहुंचने में, तो दैट टाइम टेकन, है ना, जो ये पानी लेगा समय, मतलब सबसे दूर वाले इलाके से जो पानी समय लेगा आउटलेट तक पहुंचने में, वो समय को हम कहते हैं कंसंट्रेशन टाइम जनरली। समझ गए, दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन टाइम। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो टाइम टेकन बाई रेनफॉल टू रीच आउटलेट फ्रॉम फारदेस्ट पॉइंट ऑफ कैचमेंट, समझ गए, दिस टाइम इज कॉल्ड एज योर कंसंट्रेशन टाइम। नाउ और भी टाइम होती है, और भी टाइम्स होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर बरसात हुई, तो ये पानी को कितना समय लगता है आउटलेट तक पहुंचने में, ये भी एक टाइम। इस टाइम को सिंपली फ्लो टाइम कहते हैं, सिंपल फ्लो टाइम, फ्लो टाइम, है ना। तो ऐसे भी, ऐसे और भी डिफरेंट पॉइंट्स है पूरे कैचमेंट एरिया पे, तो जो जो पॉइंट्स है, जहां जहां से जितना भी टाइम लग रहा होगा, उन सारे टाइम्स को क्या कहेंगे, फ्लो टाइम्स, है ना। मान लो इस पॉइंट से पहुंचने में, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहुंचने, पानी को पहुंचने में आउटलेट तक कुछ समय लग रहा है, मान लो ये समय लग रहा है, T1 समय लग रहा है ना, यहाँ से T2 समय लग रहा है, ऐसे अलग अलग समय लगेंगे अलग अलग लोकेशन से पानी को पहुंचने में, समझ गए। तो वो सारे टाइम्स जो होते हैं वो होते हैं फ्लो टाइम। अब इन फ्लो टाइम का मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, कंसंट्रेशन टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम का डेफिनेशन क्या है, टाइम टेकन बाय रेनफॉल टू रीच आउटलेट फ्रॉम फारदेस्ट पॉइंट, तो वो फ्लो होके ही तो जाएगा, है ना। सो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट इट इज मैक्सिमम फ्लो टाइम। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लो टाइम इज व्हाट, इज योर कंसंट्रेशन टाइम, यू कैन से लाइक दैट, मैक्सिमम फ्लो टाइम। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लो टाइम, अरे कंसंट्रेशन टाइम रे भैया, समझ गए। नाउ अब चलो, अब एक लाइन के बारे में बताता हूं। तो देखिए, ये जो पूरे कैचमेंट एरिया पे ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, है ना, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं ये पूरे कैचमेंट एरिया पे। तो हर एक पॉइंट से पानी को फ्लो होके आउटलेट तक पहुंचना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अलग अलग टाइम लग रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स भी तो होंगे इस पूरे कैचमेंट एरिया में, लेट्स सपोज दिस इज ए पॉइंट, इसके अगल बगल एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट। तो इन सारे पॉइंट्स को आउटलेट तक पहुंचने में सेम समय लगता है, मतलब इन सारे पॉइंट से पानी को आउटलेट तक पहुंचने में सेम समय लगता है, सेम टाइम। मान लीजिए यहां से जो पानी आउटलेट तक पहुंच रहा है, इसको मान लो 2 घंटे लग रहा है, तो सेम ये वाले पॉइंट से भी पानी जो आउटलेट तक पहुंच रहा है उसको भी 2 घंटे, इधर से जो पहुंच रहे हैं उसको भी 2 घंटे, इधर से भी जो पहुंच रहे हैं 2 घंटे, मतलब टाइम ऑफ फ्लो जो है, टाइम ऑफ फ्लो इज इक्वल, इज इक्वल एट ऑल डिफरेंट पॉइंट्स। लेट्स सपोज ऐसा अगर कंडीशन बनता है, तो ये जो लाइन जुड़ेगा उन अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो लाइन हम बनाएंगे, उस लाइन को हम कहेंगे आइसोक्रोन, आइसोक्रोन, समझ गए। तो आइसोक्रोन आपसे पूछेगा व्हाट इज आइसोक्रोन, आइसोक्रोन इज ए लाइन ज्वाइनिंग इक्वल फ्लो टाइम। तो मैं यहां लिख देता हूं, लाइन ज्वाइनिंग equal flow time points, equal flow time points in a catchment area, points in a catchment area, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोक्रोन। अच्छा, एक ये हो गया, और एक लाइन होता है एक लाइन और होती है इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बहुत सारी चीज बताया ना, आइसो हाइट, आइसो बार, ये सब सब कुछ बताया, ठीक है, आइसो प्लेथ, सब हर एक तरह का लाइन बताया मैंने। और एक लाइन होता है, देखो ये भी याद रखो, ये आसमान के ऊपर बता रहा हूं, मतलब ये मान लो जमीन है तुम्हारा,
ठीक है, दिस इज योर लैंड। तो क्लाउड कवर का लाइन, मान लो पूरे आकाश में यहाँ पे कुछ बादल है, इधर कुछ बादल है ना, इधर कुछ बादल है, ऐसा ऐसा। तो पूरा आसमान पूरा फैला हुआ है ना, बादल अलग अलग, है ना। तो आप देखेंगे आकाश में, तो कहीं पर थोड़ा बादल है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा, कहीं पे थोड़ा कम, ऐसा ऐसा है। लेकिन कुछ कुछ लोकेशन ऐसे भी होंगे जहां पर इक्वल बादल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उन लोकेशंस को कनेक्ट करता हुआ अगर एक इमेजिनरी लाइन हम बनाएंगे, ये सारे लाइन इमेजिनरी होते हैं कि नहीं, अगर उन लोकेशंस को ज्वाइन करते हुए अगर हम एक लाइन बनाएं, इमेजिनरी लाइन, जहां पर इक्वल क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग, ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है ये उस एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में, है ना, जेई वही के ऑब्जेक्टिव में। लाइन ज्वाइनिंग इक्वल क्लाउड कवर, इक्वल क्लाउड कवर, इसको क्या बोलते हैं बताओ, जो जानता है वेरी गुड, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। आइसोनेप, आइसोनेप, ये एक बार पूछा भी गया था, ये शायद हरियाणा एसएससी जेई में ये लाइन पूछा गया था। अब नहीं जानने के कारण बहुत सारे बच्चों का ये खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन आप जान गए, याद रखिए आइसोनेप। ओके, सो ये जो रैशनल फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया माय डियर, तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसका यूज हम करेंगे मतलब छोटे छोटे स्मॉल कैचमेंट एरिया को, कैचमेंट एरिया में फ्लड निकालने के लिए, फ्लड के वैल्यूज को निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको लिखवाया इंपेरिकल, लेकिन ये कंप्लीटली इंपेरिकल नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीटली इंपेरिकल नहीं है क्योंकि इसको हम डिराइव कर सकते हैं, समझ गए। सो अगर ऑप्शन एग्जाम में पूछेगा क्या रैशनल फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो आप बोलना नहीं, ये एक तरह का इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लॉजिकली ये इंपेरिकल फॉर्मूला ही होता है, लेकिन ये एक तरह का ऐसे क्योंकि इसको डिराइव किया जा सकता है इसलिए ये इंपेरिकल फॉर्मूला कंप्लीटली नहीं होता, सेमी इंपेरिकल टाइप में आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे भी नहीं, तो आपको उतना वो ध्यान देने का जरूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए ये यूज होता है, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब योर रेनफॉल ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, रेनफॉल ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे कैचमेंट एरिया होते हैं, स्मॉल कैचमेंट एरिया, स्मॉल कैचमेंट एरिया, उनके लिए जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है वो हम ले लेते हैं लैग टाइम के बराबर। लैग टाइम क्या होता है, लैग टाइम मतलब यही ना कि कितना लेट से पीक फ्लड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, हाइड्रोग्राफ वाले टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया आप लैग टाइम कह लो या टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कह लो, दोनों इक्वल होते हैं, किसके लिए, केवल स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए, लेकिन बड़े कैचमेंट एरिया के लिए ये डिफिनेशन फिर वैलिड नहीं होगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि रैशनल फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया ओनली, है ना। तो फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया कंसंट्रेशन टाइम इज इक्वल टू लैग टाइम, मतलब टीसी इक्वल टू टीएल हम कंसिडर करके चलते हैं। सो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको लैग टाइम दे दिया है और रैशनल फॉर्मूला यूज करने के लिए कह रहा है, तो उसको आप टीसी के जगह पे आप लेके यूज करके मतलब सॉल्यूशन कर सकते। क्लियर है, याद होगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है, ओके। चलो अब इसका, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखते हैं। एक्चुअली इस फॉर्मूला का हम यूज कहाँ पे करते हैं, एक्चुअली इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है आपके शहरों के लिए, अर्बन एरिया के ड्रेनेज डिजाइन में, है ना, ड्रेनेज डिजाइन ऑफ अर्बन एरिया, ये पूछेंगे ड्रेनेज डिजाइन ऑफ अर्बन एरिया है ना, अर्बन एरिया मतलब शहरों में ड्रेनेज का अगर डिजाइन करना है तो कौन सा फॉर्मूला को यूज करके पीक फ्लड निकालेंगे, रैशनल फॉर्मूला, ड्रेनेज डिजाइन ऑफ अर्बन एरिया, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये यहां पे यूज किया जाता है, प्लस इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं, लेट्स सपोज देखिए छोटा छोटा कलवर्ट वगैरह जो हम अर्बन एरिया से बनाते हैं या फिर ब्रिज वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर भी देखिए एक हाई फ्लड लेवल का मार्किंग होता है जिसके करस्पॉन्डिंग हमको डिजाइन करनी होती है ना। तो वो हाई फ्लड लेवल का मार्किंग को कैलकुलेट करना, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वहां पे उस लोकेशन पे कितना बाढ़ का पानी आएगा पूरे ओवरऑल कैचमेंट एरिया से, आपका एक शहर भी तो कैचमेंट एरिया है, ठीक है, तो पूरे ओवरऑल कैचमेंट एरिया से कितना बाढ़ का पानी वगैरह आएगा, इन सब चीजों को पता लगाने के लिए हम रैशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं, मतलब अर्बन एरियाज में खास करके इसका यूज होता है। तो अर्बन ड्रेनेज सिस्टम या फिर इन केस ऑफ डिजाइन ऑफ स्मॉल ब्रिज एंड कलवर्ट्स, है ना, तो इस फॉर्मूला का यूज होता है इन डिजाइन ऑफ स्मॉल
इन डिजाइन ऑफ स्मॉल ब्रिज एंड कलवर्ट्स। इन बातों को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा आज तक केवल इन्हीं दो बातों से, ठीक है। ब्रिजेस एंड कलवर्ट तो हो सकता है आपको पूछ ले आपके एजेई के एग्जामिनेशन में। तो हम ऑब्जेक्टिव सिनेरियो पे चल रहे हैं, तो इसलिए हम इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्लो टाइम वाला भी इंपॉर्टेंट था, स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बातें आपको लिखवाई जा रहे हैं सब चीज पूछेंगे आपसे, वो लोग सब चीज पूछेंगे, ठीक है। तो ये तो था एक जनरल मेथड जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मेथड था। अब हम देखते हैं प्योर इंपेरिकल मेथड्स। प्योर इंपेरिकल मेथड, रैशनल फॉर्मूला को हम इंपेरिकल मेथड के अंदर कैटेगराइज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम डिराइव कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिट का हेरा फेरी करके इसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है, इट इज नॉट ए बिग डील। अब हम देखेंगे प्योर इंपेरिकल मेथड। इंपेरिकल मेथड मतलब अब ये जो मेथड्स होंगे इसमें आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, जैसा जो वैज्ञानिक ने दिया तो दिया। तो ओके, तो ये जो इंपेरिकल मेथड्स होंगे ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही होता है। मतलब मान लो आपका नाम है रोशन, ठीक है, और आप हैं कोई एक पर्टिकुलर, और आप हैं मान लो शेड्यूल के, ठीक है। तो आपका मूड हुआ कि शेड्यूल में जो डिस्चार्ज आ रही है बाढ़ के कारण, अधिक बरसात के कारण, है ना, आपको वहां पे कोई कल्वर्ट डिजाइन करना था, तो आपने अपने एरिया के हिसाब से एक इक्वेशन को डेवलप किया और आपने बोल दिया ये है रोशन इक्वेशन। उसी तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग रीजन पे वर्क किया, रिसर्च किया और इक्वेशंस दिए हैं उस रीजन के अकॉर्डिंग। तो दिस इक्वेशंस जो होंगे ये रीजनल बेस्ड इक्वेशन होते हैं, ठीक है, और इंपेरिकल भी है। तो वो इक्वेशंस को केवल उन्हीं रीजन्स में यूज किया जा सकता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो नाम पूछेंगे और आपसे ये उसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, दूसरा ये पूछेंगे कि ये किसके लिए अप्लीकेबल है। तो 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है डिकेंस इक्वेशन। डिकेंस नाम सुना होगा, डिक्कन, चिकन नहीं, डिक्कन, डिक्कन इक्वेशन, ठीक है। तो डिक्कन इक्वेशन में जो पीक फ्लड का वैल्यू आप निकालोगे क्यूपी, इट विल बी इक्वल टू सी डी इंटू एरिया पावर 3/4। क्यूपी निकलेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, इंपेरिकल है तो यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। एरिया जो निकलता है ये होता है किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और ये जो सी डी है इट इज डिकेंस कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं डिकेंस कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन इसका एक रेंज होता है, इसके वैल्यू का अपना एक रेंज है। डिकेंस कांस्टेंट का वैल्यू हो सकता है 6 से 30। ये वैल्यू का ये रेंज भी याद रखिएगा, ये भी चीज आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये अप्लीकेबल फॉर विच एरिया? दिस इज अप्लीकेबल फॉर नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। मतलब एमपी वगैरह में अगर बात कर लो तो डिकेंस इक्वेशन लगता है, समझ गए, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के लिए अप्लीकेबल डिकेंस इक्वेशन। दूसरा जो इक्वेशन है वो है राइव्स फॉर्मूला, RYVES, राइव्स इक्वेशन। राइव्स इक्वेशन याद रखना बहुत जरूरी है ये सब, ठीक है। राइव्स इक्वेशन, ये जो राइव्स इक्वेशन है ये इसमें जो क्यूपी है इसकी वैल्यू जो दिया जाता है CR इंटू एरिया पावर 2/3। देखिए ये सब क्वेश्चन इसलिए पूछेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे बोल देंगे, ऐसा फॉर्मूला दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला है। क्यों? यहाँ पे एरिया पर पावर याद रखना, अलग अलग जगह पे एरिया का पावर अलग अलग है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दे देंगे और ये क्या बोल देंगे, मतलब कि यहाँ पे केवल एक C लिख देंगे बस, यहाँ पे D या फिर R आपको नहीं लिखेंगे, ताकि क्योंकि D या R डायरेक्टली अगर वो लिख दिए तो आपको तो वो मालूम हो जाएगा ना वो डिकेन वाला है या ये वाला है, तो वो नहीं लिखेंगे, वो बोलेंगे इट इज सम कांस्टेंट, इट इज सम इंपेरिकल कांस्टेंट, ऐसा बोल के पूछ लेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए फॉर्मूला याद रखना भी जरूरी है। तो इसमें भी सेम यूनिट, ये भी आएगा आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड के फॉर्म में आएगा। और ये क्या हो गया, राइव्स कांस्टेंट हो गया CR, है ना, इसको हम कहते हैं राइव्स कांस्टेंट। और ये जो एरिया है ये निकल के आएगी अगेन वही सेम किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये जो
वैल्यू है, इट इज वैलिड फॉर साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, पूरा का पूरा साउथ इंडिया के लिए, पूरा का पूरा साउथ इंडिया के लिए। अब ये साउथ इंडिया में भी राइव्स साहब ने स्पेशल रिकमेंडेशन दिया फॉर तमिलनाडु रीजन। अगर तमिलनाडु का स्टेट है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में इनका स्पेशल रिसर्च इन्होंने किया था, और तमिलनाडु वाले एरिया के लिए सीआर का वैल्यू इन्होंने बताया, जो रेंज होता है तमिलनाडु में वो होता है, अच्छा सॉरी सॉरी, वो नहीं, देखिए सीआर का जो रेंज इन्होंने दिया, सीआर का, है ना, राइव्स कोफिशिएंट का, ये रेंज इन्होंने बताया ये होगी 6 से 11, जनरल रेंज पूरे साउथ इंडिया के लिए इन्होंने ये रेंज दिया सीआर का 6 से 11। लेकिन इस रेंज में इन्होंने तमिलनाडु को कंसिडर नहीं किया, आप ऐसे याद रखिए, इसमें इन्होंने तमिलनाडु को, तमिलनाडु इज नॉट कंसिडर्ड, है ना, नॉट कंसिडर्ड, तमिलनाडु को कंसिडर नहीं किया, समझ गए। तो ये चीज आपसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको तमिलनाडु का भी वैल्यू याद करवा रहा था, तो वो कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो आप मतलब डेटा एक और एक्स्ट्रा फालतू का, तो आप बस रेंज याद रखिएगा, और ये रेंज तमिलनाडु स्टेट के लिए वैलिड नहीं है, और राइट्स फार्मूला जो है ये कंप्लीट साउथ इंडिया के लिए अप्लीकेबल है, समझ गए। नेक्स्ट फार्मूला आपने देखा होगा तीसरा, एक नाम सुना होगा, इंग्लिश फार्मूला, इंग्लिश फार्मूला, इंग्लिश मतलब ई, अच्छा इंग्लिश भी हम पढ़ाने वाले हैं आप सबको, ठीक है, तो बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, कुछ दिन में चालू कर देंगे। इंग्लिश फार्मूला या फिर इंग्लिश इक्वेशन, आइए पढ़िए, सारा कंटेंट मिलेगा, जो भी AJE लेवल के एग्जामिनेशन हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जामिनेशन, ये इजिली यू कैन क्रैक इट। तो इसके लिए QP का वैल्यू होता है 124 टाइम्स A डिवाइडेड बाई रूट अंडर A प्लस 10.4। अब मेरे को बताओ, इंग्लिश फार्मूला को याद करने में कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं। राइव्स फार्मूला और डिकेंस फार्मूला थोड़ा एक जैसा दिखता है, तो उसमें डिकेंस में याद रखना 3/4, राइव्स में याद रखना 2/3 एरिया के ऊपर, बस काम बन गया। इंग्लिश तो अपने आप में अलग है, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आपको यहाँ पे 123 लिख देंगे, कभी 121 लिख देंगे, ऐसा वैसा करेंगे, क्योंकि इससे मिलता जुलता भी डिफरेंट वैज्ञानिकों ने फिर इसी मेथड पे, जिस मेथड में इंग्लिश साहब ने काम किया था, इसी अप्रोच से और भी डिफरेंट वैज्ञानिक आए, काम करना चालू कर दी। तो हमको वो सब याद नहीं रखना है, क्योंकि हमको इन्हीं ये जो नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, और ये होगा आपका मीटर क्यूब पर सेकंड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये अप्रोक्स फॉर्मूला इसका आता है 123 रूट अंडर ए। सो अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश फॉर्मूला को यूज करके QP का वैल्यू बताओ, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये किसके लिए अप्लीकेबल है, कौन से रीजन के लिए? वेस्टर्न घाट एंड महाराष्ट्र रीजन, वेस्टर्न घाट एंड महाराष्ट्र रीजन, ठीक है, यहां के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है और इट इज अप्लीकेबल। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया इंपेरिकल मेथड्स ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको पीक फ्लड निकालने का? रैशनल फॉर्मूला, छोटे कैचमेंट एरिया के लिए। फिर मैंने आपको बताया सम इंपेरिकल मेथड विच इज रीजन स्पेसिफिक मेथड, है ना, इंपेरिकल मेथड विच इज योर रीजन स्पेसिफिक मेथड। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट हम कैसे निकाल सकते हैं पीक फ्लड? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ, बाय यूजिंग concept of hydrograph and unit hydrograph, ठीक है। हाइड्रोग्राफ या यूनिट हाइड्रोग्राफ के कंसेप्ट को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीक फ्लड, ठीक है। लेकिन ये कैचमेंट एरिया, एक याद करो, एक पॉइंट मैंने बताया था कि जो हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट होता है, इट इज अप्लीकेबल फॉर मॉडरेट साइज कैचमेंट एरिया, इट इज अप्लीकेबल फॉर मॉडरेट साइज कैचमेंट एरिया, मॉडरेट साइज कैचमेंट एरिया कहने का क्या मतलब है? कैचमेंट एरिया लेस देन
5000 किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रखना, ये चीज आपसे पूछे जाएंगे ये वैल्यू। तो अगर कैचमेंट एरिया इज लेस देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर, देन यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर मेथड ऑल्सो। तब हम इस पर्टिकुलर मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ या फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ के माध्यम से वी कैन इजिली कैलकुलेट दी पीक फ्लड वैल्यू। डिस्चार्ज कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया ही है हाइड्रोग्राफ वाले कॉन्सेप्ट में, सेम वही टेक्निक को यूज करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। तो वो सब चीज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ कन्वेंशनल क्वेश्चन। ठीक है, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछते हैं, वो भी बीटेक लेवल पे ही पढ़ना पड़ता है। जो फोर्थ टेक्निक है हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी मेथड टू कैलकुलेट दी फ्लड। दिस मेथड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आता है। प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना को देखते हुए हम पीक फ्लड को कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब ये जो संभावना वाला मेथड है, प्रोबेबिलिटी आपको तो लग रहा है ये थ्योरेटिकल होगा, बिल्कुल। ये एक होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, और दूसरा जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। ठीक है, दूसरा जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं। देखो, अब देखो, दो मेथड है प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर, दो मेथड है। ठीक है, एक मैंने बोला थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, दूसरा मैंने बोला स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊं तो एक मेथड आती है दोस्तों, गंबल्स मेथड। ठीक है, दिस इज ए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड विच वी यूज इन कैलकुलेशन या फिर एस्टिमेशन ऑफ पीक फ्लड। ठीक है, वो हमको अभी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ अगेन कन्वेंशनल क्वेश्चंस। बट आपको ध्यान रखना है वो मेथड का नाम क्या है। गंबल्स मेथड इज ए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। दूसरा जो मैंने आपको बोला मेथड, वो मैंने क्या बोला? स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी मेथड इज योर स्टैटिक्स, है ना। स्टैटिक्स मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बचपन में, अगर पढ़ा है तो 8th-9th में। मीन फिर तुम्हारा डाइवर्जेंस वगैरह, इन सब चीजों को जो कैलकुलेट करते हैं। सर्वे में भी तो यूज होता है थोड़ा सा एक्यूरेसी चेक करने के लिए, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। दिस इज योर सेकेंड मेथड। अब मुझे ये बताइए कि किस केस में मैं तो ये प्रोबेबिलिटी मेथड को अगर यूज करके मैं एनालिसिस कर रहा हूं, फॉर व्हाट? फॉर कैलकुलेटिंग द पीक फ्लड। तो कब मुझे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करना चाहिए, कब मुझे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करना चाहिए, ये बात आपके जानकारी में होना चाहिए। तो देखिए, जब हमें डेटा जो है ना, ठीक है, डेटा हमें कम है लेकिन हमको पीक फ्लड का वैल्यू चाहिए। ओके, डेटा कम है लेकिन हमको पीक फ्लड का वैल्यू चाहिए, तो हम यूज करेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। लेकिन स्टैटिक्स, देखो स्टैटिक्स में देखे होगे बहुत बड़ा बड़ा टेबल वगैरह बनाते हैं, फिर वहां से एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो वो बड़ा बड़ा टेबल में तो डेटा भी तो, नंबर ऑफ डेटा भी तो ज्यादा चाहिए, समझ गए। सो अगर आपके पास डेटा है, बहुत सारा डेटा है, तो हम यूज करते हैं क्या? स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। समझ गए। अगर डेटा आपके पास, डेटा की उपलब्धि कम है, देन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। डेटा की उपलब्धि ज्यादा है, देन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। समझ गए बात को। अच्छा, अब यहाँ पे जो फ्लड की एनालिसिस होती है माय डियर, यहाँ पे एक टर्म आता है रिटर्न पीरियड। यहाँ पे एक टर्म आता है रिटर्न पीरियड। तो वो रिटर्न पीरियड क्या है मैं बताऊंगा, तो अभी समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये जानिए, ये जो प्रोबेबिलिटी मेथड हम अप्लाई करेंगे, ये किसी एक रिटर्न पीरियड के करस्पॉन्डिंग इसका एनालिसिस करते हैं। रिटर्न पीरियड कहने का ये मतलब हुआ, मान लीजिए एक फ्लड है, सुनो समझाते हैं। मान लीजिए एक फ्लड है जिसका मैग्नीट्यूड है 100 MQ/s। ठीक है, दिस इज सम पीक फ्लड। ये क्या है? ये एक तरह का पीक फ्लड है 100 MQ/s। अब मैं आपको समझा रहा हूं रिटर्न पीरियड का बारे में। रिटर्न पीरियड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टी। तो ध्यान से सुनना इसके कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए कोई फ्लड है 100 MQ/s का। अभी इस पर्टिकुलर फ्लड का, ये जो पीक फ्लड है, इस पर्टिकुलर फ्लड का अगर मैं बोलूं रिटर्न पीरियड है आपका कितना, 70 साल। मान लो इसका रिटर्न पीरियड है 70 ईयर।
तो इस 70 साल का मतलब क्या है? इस 70 साल का मतलब क्या है समझिए। इस 70 साल का मतलब ये है, ठीक है, कि आने वाले 70 सालों में, ठीक है, इन आने वाले 70 सालों में जो भी मतलब अभी रिटर्न पीरियड देख रहे हो तो मान लो एक जीरो टाइम से लेके 70 साल का समय तक देखो, 70 साल का समय तक का देखो। तो ये जो 70 साल का समय है, रिटर्न पीरियड ऑफ दिस फ्लड इज 100 MQ, सॉरी रिटर्न पीरियड किसका, इस 100 MQ पर सेकेंड के फ्लड का रिटर्न पीरियड मैंने बताया 70 साल। अब इस 70 साल का ये मतलब है इस 70 साल के दौरान ऐसा होगा, एक ना एक बार कभी ऐसा जरूर होगा इस 70 साल के दौरान जो फ्लड है, पीक फ्लड, उसकी वैल्यू इस 100 MQ के बराबर हो सकती है। मतलब एक ना एक बार जरूर ऐसा फ्लड आएगा इस 70 साल के दौरान जिसकी वैल्यू 100 MQ पर सेकेंड के बराबर हो सकती है, या फिर इससे ज्यादा, बराबर या इससे ज्यादा का फ्लड जरूर आएगा इस 70 साल के दौरान। लेकिन कब आएगा ये मालूम नहीं। मतलब मान लो जैसा रिटर्न पीरियड है 70 साल इस फ्लड का, तो 70 साल के दौरान एक ना एक बार ऐसा होगा जरूर उस पर्टिकुलर एरिया पे कि जो फ्लड आ रही है वो 100 MQ के बराबर या उससे ज्यादा आ रही है। लेकिन कब आ रही है ये मालूम नहीं। कब आ रही है अगर मालूम नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है जैसे ये जीरो, हो सकता है ये पहला साल में ही जो फ्लड आया, पीक फ्लड, वो आगे आपका मतलब 100 MQ पर सेकेंड के बराबर का, या फिर हो सकता है लास्ट में आए, मतलब एकदम एग्जैक्टली 70 साल पे आए, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो, कब आएगा ये मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम है कि इस 70 साल के दौरान एक ना एक बार ऐसा फ्लड आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 100 MQ मीटर 100 MQ पर सेकेंड के बराबर या इससे ज्यादा होगा। ये हमको जरूर मालूम है इस 70 साल के दौरान, लेकिन वो कब होएगी ये मालूम नहीं। हो सकता है वो स्टार्टिंग में हो जाए, या लास्ट में हो जाए, या फिर बीच में किसी समय पे हो जाए, मतलब 30-35 साल पे हो जाए। समझ रहे हो, तो ये हमको मालूम नहीं कब हो सकता है, लेकिन हमको ये मालूम है कि जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वगैरह जो भी बनाएंगे तो उसमें मुझे तो ये मालूम है पीक फ्लड का मैग्नीट्यूड इतना है, तो ये पीक फ्लड कभी भी आ सकती है, ये कभी भी आ सकती है, और इसके कारण हो सकता है स्ट्रक्चर क्या डैमेज, देखो ना बाढ़ वगैरह आती है, ब्रिज वगैरह टूट जाती है। सो मुझे उस स्ट्रक्चर को इस पीक फ्लड के करस्पॉन्डिंग टू डिजाइन करना ही करना है। क्यों, अभी मान लो आपने आपने ये बोला कि चलो भाई पीक ये जो ये जो 100 MQ पर सेकेंड का पीक फ्लड है, इसका रिटर्न टाइम है, रिटर्न पीरियड है 70 साल। तो आप ऐसा सोचोगे कि ये 70वें साल पे फिर इतना का फ्लड आएगा, फिर 140वें साल पे इतना का फ्लड आएगा, ऐसा नहीं है। यही तो बोल रहा हूं, कब आएगा ये मालूम नहीं, ये कभी भी आ सकता है। समझ गए। सो अगर आप ये सोच के डिजाइन कर रहे हो कि वो 70वें साल पे आएगा, तो मान लो आपने डिजाइन लाइफ 50 साल के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है, तो भी आप सेफ नहीं हो, क्योंकि रिटर्न पीरियड में ये सिस्टम है ना कि हमको मालूम नहीं कब आएगा। आप 50 साल के लिए डिजाइन किए, लेकिन फ्लड आ गया, जैसे ही डिजाइन किया पहले साल 100 MQ पर सेकेंड का जो फ्लड है उससे ज्यादा का फ्लड आ गया, या उसके बराबर का फ्लड, उसी मैग्नीट्यूड का फ्लड, तो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये चीज होती है रिटर्न पीरियड। समझ गए, किसी भी फ्लड का रिटर्न पीरियड ये होता है। मान लो 70 साल है, तो 70 साल का मतलब यही हुआ अगर रिटर्न पीरियड कि एक ना एक बार उस 70 साल के दौरान ऐसा फ्लड जरूर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर या उससे ज्यादा होगा। दिस इज द रिटर्न पीरियड। ठीक है, 70 साल के दौरान। अभी मान लो इसी फ्लड का, इसी क्यूपी फ्लड का मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लो फॉर ए पीरियड ऑफ 210 साल, फॉर ए पीरियड ऑफ 210 साल, मान लो मैं 210 साल आपको समय दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 210 साल के दौरान क्या होगा, 210 साल के दौरान क्या होगा। अब हम जानते हैं ये जो फ्लड था जो मैंने आपको दिया उसका रिटर्न पीरियड है 70 ईयर। तो आप 210 को 70 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 7 या 21, 3 आ रहा है। तो ये 3 का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस 3 मीन्स, इस 3 का मतलब क्या हुआ।
इस 3 का ये मतलब हुआ, हम ऐसा कहेंगे कि ये जो 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड है जिसका रिटर्न पीरियड है 70 साल, जिसका रिटर्न पीरियड है 70 साल, तो ये आने वाले 210 साल के अंदर, है ना, आने वाले 210 साल के अंदर इस मैग्नीट्यूड का फ्लड हो सकता है नहीं, इस मैग्नीट्यूड का फ्लड कम से कम 3 बार वहां पे देखने को मिलेगा, इस मैग्नीट्यूड का या इससे ज्यादा का, समझ गए? कम से कम 210 साल के दौरान 3 बार आपको देखने को मिलेगा, कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 टाइम्स। लेकिन सेम ये 210 साल के दौरान, ये जो 210 साल के दौरान है, अब ये जो टाइम इंटरवल में देख रहे हो, तो मैंने क्या बोला, कम से कम आपको 3 बार इस सेम मैग्नीट्यूड या इससे ज्यादा का फ्लड देखने को मिलेगा 210 साल के दौरान, जिसका रिटर्न पीरियड है 70 ईयर्स। लेकिन कब 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 ये हमको मालूम नहीं। आप सोचोगे कि पहला 70 साल पे एक बार हो सकता है, क्या हो गया? नहीं चाहिए इंश्योरेंस, नहीं चाहिए, जाओ जाओ जाओ। पहला 70 साल पे एक बार हो गया, दूसरे फिर 140वें साल पे, फिर तीसरा, ये फर्स्ट आपको दिखेगा, ये दूसरा दिखेगा और ये तीसरा दिखेगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये 210 साल के दौरान ये 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड 3 बार होना है, ये तो हमको मालूम है कि 3 बार होना है ना, इसके बराबर या इससे ज्यादा का फ्लड 3 बार होना है। लेकिन कब कब होना है ये हमको मालूम नहीं। हो सकता है वो स्टार्टिंग में ही 3 बार आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपको बिल्कुल देखने को ना मिले, मतलब स्टार्टिंग में आपको एंडिंग में 3 बार देखने को मिले, समझ गए? ऐसा। लेकिन ये कंफर्मेशन जरूर है कि वो होगा ही होगा, क्योंकि उसका रिटर्न पीरियड है, वो होगा, देखने को तो मिलेगा, लेकिन कब देखने को मिलेगा नहीं। और यहाँ पे कितना बार 210 साल में देख रहे हैं, तो कम से कम 3 बार ऐसा फ्लड आपको देखने को मिलना चाहिए, समझ गए? क्योंकि रिटर्न पीरियड है उसका 70 साल, समझ गए? अगर मान लो हम 350 ईयर का अगर बात करें, तो 350 साल के अंदर आपको 5 बार देखने को मिलना चाहिए, लेकिन कब कब मालूम नहीं, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न पीरियड। तो ये सारे जो प्रोबेबिलिटी मेथड के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें एक रिटर्न पीरियड को कंसिडर किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन, जिसके करस्पॉन्डिंग हम ये प्रोबेबिलिटी मेथड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर जो मेन मुद्दा था उस चीज को मैं आपको बता देता हूं। अगर आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड को यूज कर रहे हैं, है ना, तो डेटा गिवन, अगर आपके पास जो डेटा अवेलेबल है इट इज वेरी लेस, है ना, या फिर ऐसे लिखो, डेटा अवेलेबल इज लेस, डेटा अवेलेबल इज लेस, and it is required to find peak value for a given return period, ठीक है। आपको कोई एक रिटर्न पीरियड दिया हुआ है, आपके पास रिटर्न पीरियड आपको नोन है, मतलब 100 साल ले रहे हो या 200 साल ले रहे हो, ये तो एक तरह से ये सोचिए, किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का ये डिजाइन लाइफ के करस्पॉन्डिंग अगर हम रिटर्न पीरियड ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, सेफ साइड में हम रहेंगे, है ना। तो हमको रिटर्न पीरियड मालूम है। अब इस पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड के अंदर पीक फ्लड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, जो कि हमारे पास गंबल्स मेथड, कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ठीक है। बस आपको नाम याद रखना है। सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड व्हेन डेटा अवेलेबल इज लेस। एट द सेम टाइम जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, ये हम यूज करेंगे इफ डेटा अवेलेबल फॉर ए गिवन रिटर्न पीरियड इज मोर, इफ डेटा अवेलेबल इज लार्ज, बहुत सारा डेटा, एकदम बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, इज लार्ज फॉर ए गिवन रिटर्न पीरियड, then we will use what? Then we will use this statistical probability method. रिटर्न पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय नोटेशन T,
टी से रिप्रेजेंट किया जाता है रिटर्न पीरियड को। समझ गए? तो हम देखेंगे आगे, ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। तो रिटर्न पीरियड का जैसा मैंने आपको समझाया, तो इसका भी डेफिनेशन लिख लो, ये क्या होती है, और भी कुछ कुछ बता देता हूं अंदर, ताकि और कुछ क्वेश्चन ना छूटे। सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिटर्न पीरियड को? टी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई टी। तो क्या लिखा है मैंने? दिस इज द एवरेज टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया था 100 m³ पर सेकेंड का एक डिस्चार्ज लिया था हमने। ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल्ड और एक्सीडेड। समझ गए? इक्वल्ड और एक्सीडेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पे लिख देता हूं, लेट रिटर्न पीरियड है टी फॉर क्यू पी इक्वल टू पीक फ्लड वैल्यू इक्वल टू 100 m³ पर सेकेंड। ठीक है? रिटर्न पीरियड फॉर QP इक्वल टू 100 m³ पर सेकेंड इज 70 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग दिस 70 ईयर एवरेज टाइम, 70 ईयर एवरेज टाइम, एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार, वी विल ऑब्जर्व ए फ्लड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 m³ पर सेकेंड और मोर देन दैट, इसके बराबर का या फिर इससे ज्यादा, और मोर देन दैट, बट लेकिन व्हेन इट विल बी अकरिंग वी डोंट नो, लेकिन ये कब होगा हमको ये मालूम नहीं। व्हेन इट विल बी अकरिंग वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं होगा। समझाया था आपको? हाँ, लेकिन एक ना एक बार जरूर होगा। समझ गए? तो ये मतलब होती है रिटर्न पीरियड की। इसको हम रिकरेंस इंटरवल भी कहते हैं। रीअकरेंस इंटरवल, रीअकरेंस इंटरवल भी इसे ही कहते हैं। समझ गए? तो आपसे कभी रिटर्न पीरियड बोलते, रिकरेंस इंटरवल बोलते, तो आप समझ जाइए ये रिटर्न पीरियड का बात कर रहा है। फिर वो 270 साल वाला एग्जांपल याद है? अब 270 बोला, 210 साल वाला जो कॉन्सेप्ट फिर समझाया था कि 210 साल में कितने बार? फिर 3 बार, है ना? लेकिन कब मालूम नहीं। समझ गए? अब देखिए, लेट्स सपोज आपको कोई एक फ्लड दे दिया और उस फ्लड का रिटर्न पीरियड का वैल्यू आपको बता दिया गया। समझो बात को। और आपसे पूछ रहा है कि मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये एक्सीड करेगा या नहीं करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी P, इसको मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी P, मतलब संभावना बताओ कि ये जो रिटर्न पीरियड के दौरान ये जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्लड है ना, ये जो QP का फ्लड है, इसका बराबर या उससे ज्यादा होने का संभावना कितना है। अब ये अलग चीज पूछ रहा है। रिटर्न पीरियड अलग चीज था, लेकिन अब उसका संभावना पूछ रहा है। तो ये संभावना हम कैसे निकालते हैं? इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी इज इनवर्स ऑफ रिटर्न पीरियड। इसको हम सिंपली 1/T लिख देते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक फॉर्मूला कम से कम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव लेवल में ये प्रोबेबिलिटी पूछ ले, आपको रिटर्न पीरियड पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया जाए। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड। और भी डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जिसको यूज करके हम रिटर्न पीरियड एंड प्रोबेबिलिटी वगैरह को कैलकुलेट करते हैं, बट दैट इज पार्ट ऑफ अगेन कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स। वो चीज आपको फिर यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो वो नहीं करना आपने को। ओके? तो वो चीज नहीं करना है। और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, रिस्क आता है, रिलायबिलिटी आता है। तो ये सब चीजें गेट वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है? आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब चीजों को वो नहीं पूछेंगे। जो हमने डिस्कस किया अभी वो सब चीजें पूछेंगे। ठीक है?
और एक चीज याद रखिएगा, ये जो गंबल्स मेथड बोला इसको हम चाउस मेथड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? चाउस मेथड। गंबल्स मेथड जो बोला हमने इसको हम चाओ मेथड, CHOW, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको। इसको हम चाउस मेथड भी कहते हैं, गंबल्स मेथड या फिर चाओ मेथड। दो अलग अलग थे लेकिन दोनों ने सेम तरह के मेथड दिया था, चाउस मेथड। ओके, तो इस नाम से भी ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड के नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ कि रिलायबिलिटी क्या होती है एंड रिस्क क्या होती है। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं विश्वास करना, यकीन करना। तो मान लो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वगैरह हम डिजाइन करेंगे उसमें हम मतलब कोई एक फ्लड का वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब पीक फ्लड का वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के समय नहीं आएगा, कंफर्मेशन के साथ अगर हम बता पा रहे हैं कि ये नहीं आएगा, तो यही तो हमारी रिलायबिलिटी होगी। दिस विल बी माई रिलायबिलिटी। लेकिन अगर एक ना एक बार भी जरूर आएगा, एटलीस्ट एक बार अगर आ रहा है, तो वो क्या है? रिस्क। उसे हम कहते हैं रिस्क। समझ गए? रिलायबिलिटी और रिस्क में यही है। रिलायबिलिटी में मतलब नहीं आना होता है, एक बार भी नहीं आना, और रिस्क में कम से कम एक बार आना होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। तो रिलायबिलिटी देखो, कैलकुलेशन भी सिखाई देंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर फ्लड मतलब बेसिकली किसका बात कर रहा है? ये पीक फ्लड का बात कर रहा है, क्योंकि हम पीक फ्लड के करस्पॉन्डिंग ही तो डिजाइन करेंगे। ठीक है, पीक फ्लड या फिर डिजाइन फ्लड, मान लो इसको डिजाइन फ्लड, ये सब चीज फिर अलग होती है। मान लो ये डिजाइन फ्लड के करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन फ्लड। एक्चुअली यहाँ पे डिजाइन फ्लड क्यों लिखवा रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है पीक फ्लड का वैल्यू हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए। पीक फ्लड का वैल्यू हो सकता है मान लो 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, लेकिन उसका रिटर्न पीरियड बहुत ज्यादा है। उसका रिटर्न पीरियड है तुम्हारा 2000 साल, ऐसा कुछ। लेकिन ऑन एन एवरेज जो उस एरिया में एक फ्लड ऐसा है जो हाई मैग्नीट्यूड का भी है, जैसे 300-400 एम क्यूब पर सेकेंड का कोई फ्लड है, और उसका रिटर्न पीरियड भी मतलब लगभग 100 या 150 साल ऐसा कुछ है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, मतलब कौन सा फ्लड ज्यादा अच्छा होगा टू डिजाइन द स्ट्रक्चर? मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला फ्लड विथ हाई रिटर्न पीरियड, या फिर ऑन एन एवरेज मैग्नीट्यूड वाला फ्लड विथ एवरेज रिटर्न पीरियड? दूसरा वाला, जो छोटा फ्लड का मैग्नीट्यूड है और रिटर्न पीरियड भी कम है। क्यों? अरे 2000 साल तक वो स्ट्रक्चर टिकेगा नहीं टिकेगा मालूम नहीं, फिर उतना ज्यादा फ्लड के लिए आप बनाओगे स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा होना चाहिए, उसका मटेरियल कॉस्ट इकोनॉमिकल नहीं होगा कंस्ट्रक्शन ओवरऑल। समझ गए? तो इसलिए डिजाइन करने के लिए जो हम फ्लड कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो जो कंडीशंस है वगैरह सब कुछ को एनालिसिस करने के बाद प्रॉपरली हम एक फ्लड कंसिडर करते हैं जिसको हम कहते हैं डिजाइन फ्लड, जिसके करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो वो होती है डिजाइन फ्लड। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर फ्लड, तो बेसिकली मान लो डिजाइन फ्लड नेवर हैपेंस ड्यूरिंग डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब 100 साल के लिए आपने स्ट्रक्चर बनाया है, मान लो 100 साल के लिए स्ट्रक्चर को बनाया है, और जो भी डिजाइन फ्लड है इस 100 साल के दौरान कभी भी नहीं आई, तो ये चीज को क्या बोलेंगे? रिलायबिलिटी। इस चीज को क्या बोलेंगे? रिलायबिलिटी। समझ गए बात को? ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करने का टेक्निक समझा रहा हूं। देखो, मान लो कोई एक फ्लड है, तो डिजाइन लाइफ को मैं क्या रिप्रेजेंट करूं? डिजाइन लाइफ को लेट्स सपोज डिजाइन लाइफ को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाई एन। ठीक है, ऐसे लिखता हूं, जो डिजाइन लाइफ है, डिजाइन लाइफ इसको मैं लिखता हूं एन। ठीक है, एन। अब देखना, कॉन्सेप्ट समझना। मान लो कोई भी एक फ्लड है, मतलब जो डिजाइन फ्लड है, ठीक है, जो डिजाइन फ्लड है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ओके, कि ये जो एन डिजाइन लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ टाइम होने का कुछ बार होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी है, मान लो उसको मैं कहता हूँ पी, और मतलब रिटर्न पीरियड के दौरान जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको मैं कहता हूँ पी, या फिर डिजाइन लाइफ के दौरान। तो ये चीज को मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, प्रोबेबिलिटी क्या है? होने का प्रोबेबिलिटी है पी, तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नहीं होने का प्रोबेबिलिटी होगा 1 माइनस पी। समझ रहे हो? जस्ट उसका अपोजिट लिख लेना है, 1 माइनस पी। अगर होने का प्रोबेबिलिटी है पी,
तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी होगा 1 - p। समझ गए बात? तो ये एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला जाता है। मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो ये सब आपसे पूछेंगे नहीं, कम से कम आप ये ध्यान में रख के चलो। ये रिलायबिलिटी का डेफिनेशन अधिक से अधिक आपसे यही पूछ सकते हैं। रिस्क क्या होता है? सेकेंड थिंग, रिस्क एक्चुअली ये इस तरह का कुछ ये इक्वेशंस आते हैं। देखिए, n कॉम्बिनेशन 0, p 0, 1 - p पावर n - 0, इस तरह का है ना। तो ये सब चीज नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। ये गेट वगैरह में, ईएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन ये समझ होना चाहिए क्योंकि ये डेफिनेशंस पूछ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में कि व्हाट इज द रिलायबिलिटी, ये होती है, रिस्क ये होती है ना। तो रिस्क क्या है? रिस्क मतलब ये, जैसा कि मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्लड इज एटलीस्ट अकरिंग वंस, है ना, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डिजाइन लाइफ ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो दिस इज ए प्रोबेबिलिटी दैट, ये वो प्रोबेबिलिटी है दैट ए पर्टिकुलर फ्लड, मतलब पर्टिकुलर फ्लड मतलब वही डिजाइन फ्लड हैपेंस एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार होना, इन ए टाइम स्पैन ऑफ एन ईयर, मतलब डिजाइन लाइफ, ठीक है, एन ईयर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम स्पैन ऑफ एन ईयर्स, मतलब डिजाइन लाइफ के दौरान कम से कम एक बार होना। इस प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है रिस्क। एक बार भी नहीं होना, इसको कहा जाता है रिलायबिलिटी। समझ गए? और एक बार होना, इसको कहा जाता है रिस्क। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम्स में आपको ये डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, तो ये डेफिनेशंस को आप लोग ध्यान रखिएगा। और रिटर्न पीरियड पर बेस्ड किसी भी फ्लड का प्रोबेबिलिटी निकालने का टेक्निक 1/t इंटू, अच्छा ये डेसिमल में आएगा तो इसके साथ प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में बतानी है तो 100 मल्टीप्लाई करके 30%, 40%, ऐसा आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस फ्लड चैप्टर। अब इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, जितना भी आपको चाहिए था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक्सेस बता दिया हमने, ठीक है। लेकिन ये जो आगे आगे पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कौन कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, याद करो, कौन कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इंग्लिश फार्मूला, राइब्स फार्मूला, है ना, रैशनल फार्मूला वगैरह, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए और पूछते रहेंगे आपसे। ठीक है, ओके देन, गुड लक।